दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डिसाइजिंग प्रोसेस की। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिसाइजिंग प्रोसेस के कौन कौन से मेथड होते हैं और जो हमारी डिसाइजिंग प्रोसेस के अंदर मशीन यूज होती है कंटिन्यूअस डिसाइजिंग मशीन, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो गाइस, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो गाइस डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ फैब्रिक डिसाइजिंग, मतलब किसी भी कपड़े में डिसाइजिंग करने की आवश्यकता क्यों होती है, मतलब वो कौन कौन से कारण होते हैं या वो कौन सा कारण होता है जिसके कारण हमें कपड़े की डिसाइजिंग करना कंपलसरी हो जाता है। तो गाइस, जब कपड़े की बुनाई होती है या कपड़े की वीविंग करते हैं और उस दौरान यदि आप कोई भी सिंगल प्लाई स्पन यार्न वार्प के अंदर यूज कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको वार्प की साइजिंग करना ज़रूरी हो जाता है। आप बिना साइजिंग के अपने कपड़े की बुनाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो सिंगल प्लाई यार्न होता है तो उसकी जो वीवेबिलिटी होती है वो बहुत पुअर होती है, उसकी स्ट्रेंथ भी पुअर होती है। और वहाँ पे जो जब लूम के ऊपर धागा चलता है तो रोल करता है, जब धागे एक दूसरे से रगड़ते हैं तो वहाँ पे आपका ट्विस्ट भी ओपन हो जाता है यदि आप साइजिंग नहीं करते हैं। तो गाइज, साइजिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि यार्न सरफेस के ऊपर एक स्टार्च बाइंडर और शॉर्पनर की एक पतली सी फिल्म की कोटिंग करते हैं। गाइज, जब हम साइजिंग कर देते हैं स्टार्च से, बाइंडर से और शॉर्पनर से, तो होता क्या है कि जो हमारा यार्न होता है तो उसकी वीवेबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है और वो धागा बुनाई के काबिल हो जाता है। गाइज, जो हम साइजिंग के अंदर केमिकल यूज करते हैं तो उसके अंदर हम नेचुरल स्टार्च होता है, तो नेचुरल स्टार्च में मेज स्टार्च, पोटैटो स्टार्च, व्हीट स्टार्च, टेपिका स्टार्च, राइस स्टार्च, अरारोट, सैगो स्टार्च, और बाइंडर में हम गाइज यूज करते हैं PBA मतलब पॉलीविनाइल अल्कोहल, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ग्वार गम, और भी बहुत सारे सिंथेटिक बाइंडर आते हैं जैसे पॉलिस्टर रेजिन आते हैं या एक्रिलिक रेजिन वगैरह आते हैं, उनका यूज़ करते हैं। और शॉर्पनर के तौर पर हम सिंथेटिक टालो यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे सिंथेटिक शॉर्पनर आते हैं, उनका यूज़ करते हैं। और कहीं कहीं पर नेचुरल जो शॉर्पनर होते हैं उनका यूज किया जाता है। गाइस, आपका कपड़ा बना तो उसके अंदर क्या है कि साइजिंग मटेरियल प्रेजेंट है, और जब हम इस कपड़े की डाइंग करते हैं तो डाइंग करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं। जो साइज किया हुआ कपड़ा होता है, यदि हम डिसाइजिंग ना करें तो उस कपड़े की जो मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी होती है वो बहुत पुअर होती है, और क्या होता है डाइंग के अंदर जो अपीयरेंस होता है वो प्रॉपर नहीं आएगा, आपकी पैची डाइंग होगी। तो हम करते क्या हैं कि डाइंग करने के पहले जो साइजिंग मटेरियल जो हमारे कपड़े में लगा हुआ है तो उसको हम रिमूव करते हैं, तो जिससे जो फर्दर प्रोसेस होते हैं तो वहाँ पे हमारे कपड़े की एब्जॉर्बेंसी बढ़ जाती है और जो डाई पिकअप होता है वो भी बढ़ जाता है, या मॉइस्चर पिकअप होता है वो भी बढ़ जाता है। तो ये बहुत बड़ा कारण होता है पुअर मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी का, मतलब जो हमारा अनसाइज फैब्रिक होता है उसकी मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी बहुत पुअर होती है, तो इसलिए हमें साइज मटेरियल को कपड़े से हटाना ज़रूरी हो जाता है डाइंग के पहले। गाइस, अब बात करते हैं डिसाइजिंग प्रोसेस की कि डिसाइजिंग प्रोसेस क्या होती है। तो डिसाइजिंग प्रोसेस जो हमारी बेड प्रोसेसिंग होती है उसकी एक स्टेप है, या यूँ कह सकते हैं एक प्रोसेस होती है। तो उसके अंदर जो भी आपका स्टार्च है और चाहे वो आपका बाइंडर हो
चाहे वो आपका शॉर्पनर है, तो उनको हम डिसाइजिंग प्रोसेस के द्वारा कपड़े से हटा देते हैं, मतलब रिमूव कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो डाई पेनेट्रेशन होता है और केमिकल पेनेट्रेशन होता है कपड़े के अंदर, वो बढ़ जाता है। गाइस, अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ डिसाइजिंग, मतलब डिसाइज करने के कौन कौन से मेथड होते हैं जो इंडस्ट्री में पॉपुलर हैं, तो उनके बारे में हम आपसे बात करते हैं। तो गाइस, होता क्या है कि जो हमारी डिसाइजिंग प्रोसेस होती है वो फिजिकली भी कर सकते हो, केमिकली भी कर सकते हो, या फिजिकल और केमिकल के कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हो। और जो पॉपुलर मेथड होते हैं तो वो 3 मेथड होते हैं। पहला होता है रॉट स्टीपिंग, दूसरा होता है आपका एसिड स्टीपिंग, और तीसरा होता है एंजाइम डिसाइजिंग। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं रॉट स्टीपिंग के बारे में। तो जो रॉट स्टीपिंग होती है गाइस, उसके अंदर क्या होता है कि जो ग्रे फैब्रिक होता है जिसके अंदर साइज मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसको एक सुइटेबल साइज बॉक्स के अंदर रखा जाता है, मतलब उसकी स्टीपिंग की जाती है। और स्टीपिंग के दौरान हम जो टेम्परेचर रखते हैं डिसाइज बॉक्स में, वो होता है 30 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो समय होता है स्टीपिंग करने का वो होता है 24 आवर्स डिसाइज बॉक्स के अंदर। तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, मतलब जो छोटे छोटे माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, और वो माइक्रो बैक्टीरिया स्टार्च को डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा स्टार्च होता है वो वाटर सोल्यूबल कंपाउंड बन जाता है, और वॉशिंग के दौरान वो हट जाता है। गाइस, ये जो रॉट स्टीपिंग होती है ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है और टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है, और इसके लिए जो जगह की आवश्यकता होती है वो बहुत लार्ज एरिया की आवश्यकता होती है। गाइस, अब बात करते हैं एसिड डिसाइजिंग के बारे में। तो एसिड डिसाइजिंग में गाइस हम क्या करते हैं कि कपड़े को, जो हमारा साइज मटेरियल है जिस कपड़े के अंदर, उसको हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में ट्रीट करते हैं, और जो कंसंट्रेशन रखते हैं वो होता है आपका 0.5 to 1.0% सॉल्यूशन। या तो सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं या हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं, सिर्फ एक ही एसिड यूज करते हैं डिसाइजिंग के लिए। गाइस, जो केमिकल की क्वांटिटी रखते हैं, जैसा कि मैंने आपको 0.5% से लेकर 1.0% बताया, तो ये बाई वेट ऑफ द फैब्रिक कैलकुलेट की जाती है, और प्रोसेस टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, और इसमें जो टाइम लगता है डिसाइज करने में, कंप्लीट डिसाइजिंग में, वो 3 से लेकर 4 घंटे होता है। और गाइस, क्या होता है कि 3 से लेकर 4 घंटे में जो स्टार्च होता है और अदर साइजिंग मटेरियल होते हैं वो वाटर सोल्यूबल कंपाउंड में बदल जाते हैं, और वॉशिंग के दौरान वो हट जाते हैं। तो गाइस, अब तीसरा जो मेथड है डिसाइजिंग का वो है आपका एंजाइमेटिक डिसाइजिंग। ये बहुत पॉपुलर है और बहुत इजी भी होता है, और ये जो आज के डेट में हम डिसाइजिंग प्रोसेस करते हैं कपड़े की, तो यही मेथड मोस्टली यूज किया जाता है। तो जब क्या होता है कि एंजाइमेटिक डिसाइजिंग के अंदर जो कपड़ा होता है उसकी हम पैडिंग करते हैं एंजाइम सॉल्यूशन में। तो उसके अंदर एंजाइम की जो परसेंट रखते हैं वो 0.5 से लेकर 2% रखते हैं, और उसके अंदर कोई सुइटेबल वेटिंग एजेंट भी मिलाते हैं, और प्रोसेस टेम्परेचर रखते हैं 60 डिग्री से लेकर 70 डिग्री। गाइस, जब ये प्रोसेस की जाती है तो जो हमारा एंजाइम होता है वो स्टार्च के साथ में रिएक्ट करता है और स्टार्च को सोल्यूबल कंपाउंड में बदल देता है, मतलब पानी में घुलने लायक हो जाता है स्टार्च, और वॉशिंग के दौरान वो निकल जाता है। गाइस, जब हम किसी भी कपड़े की एंजाइमेटिक डिसाइजिंग करते हैं तो उसके अंदर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है एंजाइम एप्लीकेशन, दूसरा होता है स्टार्च डाइजेशन, और तीसरा होता है डाइजेशन प्रोडक्ट रिमूवल। तो
जो कंपोनेंट होते हैं एंजाइम डिसाइजिंग बाथ में, तो उसमें हम क्या क्या मिलाते हैं देखिए गाइस। एमाइलेज एंजाइम होता है, पीएच स्टेबलाइजर होता है, किलेटिंग एजेंट होता है, सॉल्ट होता है, सरफेक्टेंट होता है। अब गाइस देखिए इनके अलग अलग क्या क्या रोल होते हैं। तो देखिए एंजाइम क्या करता है, तो जो एंजाइम होता है तो ये एक स्पेसिफिक पीएच पे एक्टिव होता है, और तो पीएच को मेंटेन करने के लिए हम सुइटेबल पीएच स्टेबलाइजर का यूज करते हैं। और जो किलेटिंग एजेंट होता है तो वो क्या करता है कि जो हमारे बाथ के अंदर जो हैवी आयन होते हैं, कैल्शियम है कोई या कोई मेटल आयन होता है, तो उसको अट्रैक्ट करके वो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और जो सॉल्ट होता है गाइस, तो वो टेम्परेचर स्टेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। और जो हमारा सरफेक्टेंट होता है, तो इसका काम होता है जो हमारा फैब्रिक है उसकी वेटेबिलिटी बढ़ जाए। और ये जो साइज रिमूवल होता है तो उसको भी इम्प्रूव करता है। और एंजाइमेटिक डिसाइजिंग के अंदर जो हम सरफेक्टेंट यूज करते हैं, तो नॉर्मली हम नॉन आयनिक सरफेक्टेंट यूज करते हैं, बट हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो हमारा सरफेक्टेंट है वो हमारे कपड़े के लिए या हमारे प्रोसेस के लिए कंपिटेंट है कि नहीं, तो उसको हम पहले टेस्ट कर लेते हैं। गाइज अब जो हमारी डिसाइजिंग होती है तो ज़्यादातर दो मशीनों पर की जाती है इंडस्ट्री में। तो एक होता है डिसाइजिंग ऑन जिगर मशीन। तो इसके अंदर गाइज क्या करते हैं कि कपड़ा एक रोल से पास होता है बाथ के अंदर, और इसके बाद में दूसरे रोल पे वो बाउंड हो जाता है, और फिर दूसरे रोल से जब वो बाथ के अंदर पास होता है तो पहले वाले रोल पे बाउंड हो जाता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जब तक कि हमारा कपड़ा डिसाइज नहीं होता है। तो इसमें क्या करते हैं गाइस कि जो साइज फैब्रिक होता है उसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उसको वॉश करते हैं, मतलब हॉट वाटर में वॉश करते हैं। तो उससे जो हमारा स्टार्च होता है वो जिलेटिनाइज हो जाता है, मतलब जेल फॉर्म में आ जाता है स्टार्च। और इसके बाद में गाइस फिर हम इसको जो लिक्विड है हमारा डिसाइजिंग का, उसका जो पीएच होता है उसको मेंटेन करते हैं, और टेम्परेचर रखते हैं 60 डिग्री से लेके 80 डिग्री तक। अब गैस हम इसमें एमाइलेज ऐड करते हैं इम्प्रेग्नेटेड स्टेज पे। तो गैस होता क्या है कि जो हमारा एमाइलेज होता है वो स्टार्च को डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट कर देता है, और वॉशिंग के दौरान ये रिमूव हो जाता है। और वॉशिंग के दौरान 90 से लेकर 95 डिग्री तक टेम्परेचर हम रखते हैं। गैस अब बात करते हैं डिसाइजिंग ऑन कंटिन्यूस डिसाइजिंग मशीन। गैस जो कंटिन्यूस डिसाइजिंग मशीन के ऊपर जब हम डिसाइजिंग करते हैं तो डिसाइजिंग ऑन पैड रोल्स इज कंटिन्यूस इन टर्म ऑफ पैसेज ऑफ द फैब्रिक। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो कपड़ा होता है कंटिन्यूसली चलता रहता है और पैडिंग होती रहती है, बाहर भी निकलता रहता है। हाउएवर ए होल्डिंग टाइम ऑफ 2 to 16 hours at 20 to 60 degree is required using low temperature alpha amylase before the size is removed in washing chamber। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो होल्डिंग टाइम होता है वो 2 से लेके 16 आवर होता है 20 से लेके 60 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर, और जो एमाइलेज यूज करते हैं उसका नाम होता है अल्फा एमाइलेज। और विद हाई टेम्परेचर एमाइलेज डिसाइजिंग रिएक्शन कैन बी परफॉर्म्ड इन स्टीम चैम्बर एट 95 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। गैस यदि हम हाई टेम्परेचर एमाइलेज यूज करते हैं तो उसके अंदर जो डिसाइजिंग होती है वो हम स्टीम चैम्बर के अंदर ही करते हैं, और जो टेम्परेचर लेते हैं वो होता है आपका 95 से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और गैस क्या होता है कि हम इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर हम ले सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हमारी प्रोसेस होती है फुल्ली कंटिन्यूस हो जाती है, कोई होल्डिंग टाइम की कहीं पर भी आवश्यकता नहीं होती है, और बहुत फास्ट प्रोसेस चलती रहती है। गैस अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एंजाइमेटिक डिसाइजिंग, मतलब जो एंजाइमेटिक डिसाइजिंग होती है उसके क्या नुकसान होते हैं।
तो इसके अंदर क्या होता है, जो क्लीनिंग इफेक्ट होता है तो कपड़े के अंदर दूसरी जो इम्प्योरिटीज होती हैं उसमें कम होता है। और जो एंजाइमेटिक डिसाइजिंग होती है तो कुछ ऐसे स्टार्च होते हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे टेपियोका स्टार्च होता तो उसके ऊपर एंजाइमेटिक डिसाइजिंग कामयाब नहीं होती है। और गाइस एंजाइमेटिक डिसाइजिंग के अंदर एक खामी और होती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि केमिकल के द्वारा जो प्रभावीनेस होती है या जो इफ़ेक्टिवनेस होती है तो वो भी लॉस हो जाती है, और वो क्या करता है, जो हमारी डिसाइजिंग होती है वो प्रभावी नहीं होती है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एंजाइमेटिक डिसाइजिंग। तो गाइस देखिए, जो हमारा एंजाइम होता है वो सीधा सीधा स्टार्च को टारगेट करता है, और ये सेलुलोज के ऊपर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता है। और जो खास या विशेष एडवांटेजेस होते हैं एंजाइमेटिक डिसाइजिंग के, वो हम आपको बता देते हैं। तो पहला होता है इफ़ेक्टिव सोलुबलाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ स्टार्च। तो काफ़ी अच्छी तरीके से जो हमारा स्टार्च होता है वो सोलुबल हो जाता है और उसका रिमूवल हो जाता है। गाइस दूसरा जो एडवांटेज होता है वो होता है एक्सीलेंट बायोडिग्रेडेबिलिटी। तो जो केमिकल होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है। और गाइस तीसरा होता है नो एग्रेसिव केमिकल्स आर नीडेड। तो इसके अंदर ऐसे केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता है जो कपड़े को नुकसान पहुंचा सकते हैं, दस मेंटेनिंग द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द सबस्ट्रेट। तो इसके अंदर गाइस क्या होता है कि जो कपड़ा होता है उसकी ना तो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रभावित होती है, ना ही इसकी टियर स्ट्रेंथ प्रभावित होती है। सेफ हैंडलिंग एंड ऑपरेशन। तो जो ऑपरेशन होता है उसके अंदर हैंडलिंग वगैरह सेफ होती है, कोई हार्मफुल नहीं होता है। इम्प्रूव्ड वेटेबिलिटी। तो इस प्रोसेस के द्वारा कपड़े की जो वेटेबिलिटी होती है या वेटिंग प्रॉपर्टी होती है वो सुधर जाती है। इम्प्रूव्ड फैब्रिक क्वालिटी। तो इस प्रोसेस में कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी आती है। रिप्रोड्यूसेबल परफॉर्मेंस एंड ईज ऑफ यूज। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा निकलता है डिसाइजिंग एजेंट वो फिर से उसको हम यूज कर लेते हैं और यूज करना बहुत आसान होता है। गाइस अब बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ इम्प्रॉपर डिसाइजिंग प्रोसेस। मतलब यदि आपकी डिसाइजिंग प्रोसेस सही तरीके से नहीं हुई है तो आपके कपड़े में डाइंग के बाद में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो गाइस क्या होता है कि यदि डिसाइजिंग सही ना हुई हो तो कपड़े की जो एब्जॉर्बेंसी होती है, मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी, वो प्रभावित होती है, मतलब कम हो जाती है। और दूसरा होता है कि जो कपड़ा होता है उसकी वाइटनेस प्रॉपर नहीं आती है। और तीसरा होता है कि कपड़े के अंदर एलोइसनेस आ जाती है। तो जो एलोइसनेस होती है वो डाइंग के बाद में भी रिफ्लेक्ट होती है। कपड़े के अंदर डाइंग के बाद में स्पॉट भी आ सकते हैं, पैच भी आ सकते हैं, और जो क्रीजिंग टेंडेंसी होती है कपड़े की तो वो भी आ जाती है, क्योंकि कंप्लीट रूप से यदि स्टार्च रिमूव नहीं होता है तो कपड़ा स्टिफ रहता है, तो उससे क्रीजिंग टेंडेंसी आ जाती है कपड़े में। और यदि प्रॉपर डिसाइजिंग ना करो तो जो कपड़े की टियरिंग स्ट्रेंथ होती है, वो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, वो भी डिक्रीज होने के पूरे संभावना रहती है। गाइज अब बात करते हैं असेसमेंट ऑफ डिसाइजिंग क्वालिटी। मतलब जो आपने डिसाइजिंग की तो उसका मूल्यांकन आप कैसे करेंगे, उसका निर्धारण कैसे करेंगे कि डिसाइजिंग हमारी सही हुई कि नहीं हुई। तो आफ्टर डिसाइजिंग द फैब्रिक शुड बी सिस्टमेटिकली एनालाइज्ड टू डिटरमिन द यूनिफॉर्मिटी, इफेक्टिवनेस एंड थॉरोनेस ऑफ द ट्रीटमेंट। मतलब जब आपने डिसाइजिंग कर ली उसके बाद में हम कपड़े का सिस्टमेटिकली एनालिसिस करते हैं। हम देखते हैं कि जो डिसाइजिंग की है वो यूनिफॉर्म है कि नहीं है, वो प्रभावी है कि नहीं है, और वो हर जगह समान हुई है कि नहीं हुई है। तो ये सब चीज़ें हम चेक करते हैं। द कॉमनली यूज टेस्ट मेथड्स आर। तो जो कुछ टेस्ट मेथड होते हैं डिसाइजिंग को टेस्ट करने के, वो हम नीचे बता रहे हैं। तो असेसमेंट ऑफ वेट लॉस, दूसरा होता है टैगवा स्केल रेटिंग,
तीसरा होता है वाटर एंड कलर सॉल्यूशन एब्जॉर्बेंसी, चौथा होता है हैंड फील, पांचवा होता है बेंडिंग लेंथ और छठवां होता है इफेक्ट ऑन टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड टीयरिंग स्ट्रेंथ। तो दो चीज़ें ज़्यादा लोग करते हैं डिसाइजिंग का असेसमेंट करने के लिए। तो गाइस क्या होता है कि द डिसाइज फैब्रिक सैंपल इज वेड टू डिटरमिन द परसेंट साइज रिमूव्ड, मतलब हम एक कपड़े का वेट करते हैं बिफोर डिसाइजिंग करते हैं और द रिजल्ट आर कंपेयर्ड विद ए सैंपल नोन टू हैव बीन डिसाइज्ड वेल इन द लैब। और सेम कपड़ा जो हम लैब में डिसाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमने अपनी कंटिन्यूस प्रोसेस करी उसके अंदर कपड़े का जो वेट लॉस हुआ, सपोज कीजिए कोई कपड़ा है तो उसके अंदर बिफोर डिसाइजिंग और आफ्टर डिसाइजिंग में जो वेट लॉस हो रहा है वो 10% का हो रहा है। और एक कपड़ा सेम वही हमने लैब में टेस्ट किया तो उसका कितना आ रहा है, तो हम लैब के टेस्ट के रिजल्ट से हम कंपेयर करते हैं जो कंटिन्यूस प्रोसेस के अंदर कपड़े को हम जो डिसाइज कर रहे हैं तो उससे हम एनालाइज करते हैं। द साइज इज नॉट एडिक्वेटली रिमूव्ड देन आइदर द ट्रीटमेंट और वॉशिंग हैव नॉट बीन थोरो, मतलब यदि कपड़े के अंदर जो डिसाइजिंग है वो सही नहीं हुई है या उसकी वॉशिंग ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ है तो क्या होगा, उसके अंदर जो साइज मटेरियल है उसका रेजिडुअल अमाउंट रह सकता है। तो आइडियली आफ्टर डिसाइजिंग द रेजिडुअल साइज शुड नॉट बी मोर देन 1% ऑफ द फैब्रिक वेट। तो जो आइडियल कंडीशन होती है तो उसके अंदर जो हमारा कपड़ा है तो उसका जो रेजिड्यू रहना चाहिए उसके अंदर, कपड़े के अंदर साइजिंग मटेरियल का, वो फैब्रिक वेट का 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गाइस एक तरीका होता है टैगवा स्केल रेटिंग। तो इसके अंदर देखिए गाइस क्या करते हैं, ए ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन I2 in KL इज प्लेस्ड ऑन द फैब्रिक। और हम करते क्या है इस टेस्ट के अंदर कि आयोडीन सॉल्यूशन की एक ड्रॉप फैब्रिक के ऊपर डालते हैं, द कलर चेंज इज ऑब्जर्व्ड। तो इसके बाद में हम क्या करते हैं कि जो कलर का चेंज है उसका ऑब्जर्वेशन लेते हैं एंड असेस्ड बाय ए टैगवा स्केल। तो उसके बाद में हम टैगवा स्केल की सहायता से उसका असेसमेंट करते हैं। द फैब्रिक इज नॉट स्पॉटेड रैंडमली बट फ्रॉम द साइड सेंटर साइड एट डिफरेंट पॉइंट अलोंग द लेंथ ऑफ द फैब्रिक। तो इसमें क्या होता है कि जो फैब्रिक होता है वो रैंडमली स्पॉटेड नहीं होता है, उसमें क्या होता है साइड से स्पॉटिंग चालू होती है और सेंटर की तरफ जाती है। और कपड़े के डिफरेंट प्लेस पे हम ये टेस्ट करते हैं। ए डार्क ब्लूइश वायलेट कलर इंडिकेट एक्सेसिव स्टार्च एंड इफ सो द फैब्रिक और गारमेंट मस्ट बी रिप्रोसेस्ड। तो जब हमने कपड़े के ऊपर आयोडीन की जो ड्रॉप है वो डाल दी और इसके बाद हम देखते हैं उसका कलर चेंज। तो कलर चेंज में यदि उसका आयोडीन का जो कलर है कपड़े के ऊपर वो डार्क ब्लूइश हो गया या वायलेटिश हो गया ज़्यादा, तो ये इंडिकेट करता है कि जो आपने डिसाइजिंग की है कपड़े की उसके अंदर अभी भी ज़्यादा स्टार्च की मात्रा प्रेजेंट है। और यदि ऐसा होता है तो कपड़े का हम फिर से रिप्रोसेस करते हैं, मतलब उसकी दोबारा से डिसाइजिंग करते हैं। गाइस अब बात करते हैं कंटिन्यूअस डिसाइजिंग मशीन की। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कंटिन्यूअस मशीन का जो फैब्रिक पैसेज होता है तो फैब्रिक पैसेज किस तरीके का होता है तो आप इस स्कीमेटिक डायग्राम के माध्यम से देख पाएंगे अच्छी तरीके से। ये मैंने आपको कंटिन्यूअस डिसाइजिंग मशीन का एक फैब्रिक पैसेज दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये फैब्रिक है और इसकी डायरेक्शन आप देखेंगे तो एरो की डायरेक्शन में कपड़ा चल रहा है ये है। और यहाँ पे पैडिंग रोलर लगे होते हैं बहुत सारे, तो ये ऊपर वाले पैडिंग रोलर हैं। तो इसमें होता क्या है कि कपड़ा बहुत सारे टॉप और बॉटम रोलर के ऊपर नीचे से जाता है। तो इससे क्या होता है कि टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट होता है केमिकल के साथ में
वो बढ़ जाता है। तो जितने नंबर ऑफ रोलर्स ज़्यादा होते हैं उतना ही टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होता है। गाइस ये बी आपका है, रोलर्स हैं, तो मैंने आपको बता दिए ये रोलर्स हो गए। आपका सी क्या है, स्क्वीजिंग एंगल है, सी आपका स्क्वीजिंग एंगल हो गया ये वाला। और आपका डी क्या है गाइस, ये आउटलेट बैच है, ये आपका आउटलेट बैच है ये वाला। और ए आपका ये डिसाइजिंग चैम्बर है। अब मैं आपको डिटेल बता देता हूँ डिसाइजिंग मशीन की। तो सबसे पहला पार्ट होता है इनलेट फीडिंग यूनिट। तो इनलेट फीडिंग यूनिट के द्वारा ही डिसाइजिंग मशीन के अंदर कपड़े की फीडिंग की जाती है। इसके अंदर बहुत सारे गाइड वायर लगे होते हैं और जो टेंशन वगैरह होता है कपड़े का, तो ये जो इनलेट फीडिंग यूनिट होता है वो कंपनसेट करता रहता है। गाइस दूसरा पार्ट होता है आपका सेल्वेज गाइड। तो सेल्वेज गाइड क्या करता है कि कपड़े को सेंट्रली अलाइन करता है, मतलब एक जगह पर रखता है। दोनों तरफ से जो सेल्वेज गाइडर होते हैं वो कपड़े को पकड़ के रखते हैं, तो आपका कपड़ा बिल्कुल सेंटर में चलता है और कपड़े के अंदर कोई भी क्रीज वगैरह अंदर नहीं जाने देता है। ये आपका है सेल्वेज गाइडर। तो आप देख सकते हैं सेल्वेज गाइड। तो गाइज ये आपका जब कपड़ा जाता है तो ये जो लगा हुआ है ये कपड़े को दबा के रखता है और थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचता है। इससे कपड़े के अंदर क्रीज भी नहीं आती है और कपड़ा सेंट्रली फीड होता है। गाइज अब इसका जो मेन पार्ट होता है वो डिसाइजिंग चैम्बर होता है। तो डिसाइजिंग चैम्बर के अंदर ही जो कपड़ा होता है तो उसका ट्रीटमेंट होता है, वो केमिकल के कांटेक्ट में आता है और उसकी वहाँ पे वॉशिंग भी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, सीरीज ऑफ रोलर लगी होती है, बहुत सारे रोलर होते हैं। तो उन्हीं रोलर्स के थ्रू कपड़ा आपके डिसाइजिंग केमिकल में इमर्ज होता है, मतलब डूबता है। तो केमिकल में डूबता है, फिर ऊपर को निकलता है, फिर नीचे आता है। आप इस पिक्चर के माध्यम से देखिए, ये देखिए ये आपकी फीडिंग हो रही है। यहाँ से कपड़ा गया, यहाँ पर केमिकल में डिप हुआ, फिर ऊपर निकला, फिर नीचे आके डिप हो गया, फिर ऊपर निकला, फिर नीचे आके डिप हो गया, फिर ऊपर निकला, फिर नीचे डिप हो गया। तो जितने ज़्यादा आपके यहाँ पे रोलर लगे होते हैं उतना ही टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट आपका बढ़ जाता है। तो जितना टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा हो रहा है ना, तो उसी से आपकी जो डिसाइजिंग की स्पीड है वो बढ़ जाती है। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीरीज ऑफ रोलर लगी हुई है। तो यहाँ पर भी आपको क्लियर दिख रहा है कि किस तरीके से कपड़ा ऊपर नीचे आता है। ये आपका डिसाइजिंग चैम्बर होता है। तो इसके अंदर आपका जो डिसाइज बाथ होता है वो चलता है। यहाँ पर फैब्रिक पैडिंग होती है बेसिकली, तो उसी से आपकी डिसाइजिंग होती है। अब गाइस एक होता है केमिकल डोजिंग सिस्टम। तो जो आपका डिसाइजिंग बाथ होता है तो उसके अंदर केमिकल कहाँ से आता है, केमिकल डोजिंग सिस्टम से। तो वहाँ पे वेसल वगैरह लगा होता है और मिक्सिंग टैंक होता है। तो वहाँ पे आप डिसाइजिंग केमिकल को मिक्स करते हैं और डिसाइजिंग चैम्बर में उसकी डोजिंग की जाती है, डोजिंग ऑफ डिसाइजिंग केमिकल्स। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये देखिए ये आपका पूरा सिस्टम लगा होता है मशीन में। तो यहीं से आपका सारा केमिकल डिसाइजिंग चैम्बर में जाता है। ये आपका वेसल लगा हुआ है, यहाँ पे मिक्सिंग वगैरह होती है, यहीं से डिसाइजिंग चैम्बर में डोजिंग की जाती है। अब गाइस जब आपका कपड़ा डिसाइजिंग चैम्बर में जाता है और वहाँ उसकी पैडिंग होती है, तो वो क्या होता है कि एक्सेसिव केमिकल उसको पिक कर लेता है। तो उसके बाद में क्या होता है कि हमारा कपड़ा दो रबर कोटेड रोलर के बीच से निकलता है। तो वो रबर कोटेड रोलर उसको प्रेस कर देते हैं, तो उससे जो भी एक्सेसिव केमिकल होता है वो बाहर निकल जाता है और वो वापस फिर डिसाइजिंग चैम्बर में चला जाता है। देखिए ये है आपका स्क्वीजिंग रोलर। ये देखिए ये दोनों रबर कोटेड होते हैं। तो यहाँ से जब पास होता है कपड़ा तो ये निचोड़ जाता है, मतलब इसकी स्क्वीजिंग हो जाती है। गाइस अब आपका कपड़ा निचोड़ के बिल्कुल बाहर आ गया। तो निचोड़ने के बाद में क्या होता है कि जो कपड़ा है उसको बाइंड करना पड़ता है, मतलब रोलर फॉर्म में करना पड़ता है। तो रोलर फॉर्म में करने के लिए एक बैचिंग यूनिट लगी होती है, तो उसके ऊपर कपड़ा लपटता रहता है और रोल फॉर्म में बन जाता है। तो ये देखेंगे अगर आप, तो ये आपकी बैचिंग यूनिट है। तो इसके ऊपर रोल के ऊपर आपका कपड़ा वाइंड होता रहता है।
अब गाइस एक होता है रोटेटिंग स्टेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, टू हैव ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसाइजिंग केमिकल्स थ्रू आउट द बैच। द फैब्रिक आफ्टर बैचिंग इज कवर्ड completely with a polythene sheet and it then kept in a rotating station for rotation for uniform application of designing chemicals on the batch। तो जब आपका बैच बन गया तो इसको क्या करते हैं, हम पॉलीथीन से कवर कर देते हैं अच्छी तरीके से और रोटेटिंग स्टेशन पे ले जाते हैं और वहाँ पे इसको हम रोटेट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे केमिकल का जो एप्लीकेशन होता है वो यूनिफॉर्म हो जाता है, मतलब अनइवननेस नहीं होती उसकी, थ्रू आउट दी फैब्रिक विथ आता है और जो हमारा कपड़ा होता है उसकी यूनिफॉर्म डिसाइजिंग प्राप्त हो जाती है। गाइस अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस डिसाइजिंग मशीन। मतलब कोई भी कंटिन्यूस डिसाइजिंग मशीन में ऑपरेटिंग सीक्वेंस क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, जो कपड़ा होता है तो एक छोर लगा होता है आपके इनलेट के पास में और दूसरा आपका होता है जिसकी हमें डिसाइजिंग करनी है, तो दोनों की स्टिचिंग की जाती है। ध्यान रखते हैं कि वहाँ पे क्रीज ना पड़े। और इसके बाद में हम क्या करते हैं, केमिकल की डोजिंग होती है वो हम करते हैं डिसाइज टैंक में। इसके बाद में जो पैडिंग इंडिकेटर हो केमिकल का होता है या टेम्परेचर होता है उनको ऑन कर देते हैं और हम ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारा बैच है वो डिफेक्टिव तो नहीं है। इसके बाद मेन सप्लाई ऑन कर देते हैं, स्टीम खोल देते हैं और जो कंप्रेस्ड एयर होती है उसका वाल्व खोल देते हैं। इसके बाद में फिर हम क्या करते हैं, जो ग्रे फैब्रिक होता है तो उसको हम इनलेट फीडिंग यूनिट पर लाते हैं और उसके लिए हम या तो हैंड प्लग या इलेक्ट्रिक प्लग का प्रयोग करते हैं और फिर हम डिसाइजिंग रेसिपी वगैरह प्रिपेयर करके फिर हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर चेक करते हैं डिसाइजिंग चैम्बर का और इसको हम डिग्री सेल्सियस में नापते हैं और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इसको हम सेट भी करते हैं। फिर हम केमिकल डोजिंग करते हैं। तो केमिकल डोजिंग तो आपका जो डोजिंग टैंक वगैरह लगा होता है तो उसके हिसाब से करते हैं और इसमें ध्यान रखना पड़ता है, ओवर डोजिंग भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए डोजिंग। तो दोनों कंडीशन में नुकसान होता है कपड़े में, मतलब ओवर डोजिंग हो जाएगी तो आपका कपड़ा ख़राब हो सकता है, स्ट्रेंथ वगैरह घट सकती है। और अंडर डोजिंग होगी तो क्या होगा कि जो डिसाइजिंग की क्वालिटी होगी वो सही नहीं होगी। और हम पीएच चेक करते हैं डिसाइज मिक्स का और जो पीएच पेपर होता है उससे चेक कर लेते हैं और जो पीएच होता है उसको एक स्टैंडर्ड वैल्यू तक ले जाते हैं, क्योंकि जो हमारे एंजाइम होते हैं वो एक स्पेसिफिक पीएच पर ही काम करते हैं। और इसके बाद में जो पिकअप होता है उसको चेक करते हैं, इट इज़ द अमाउंट ऑफ केमिकल टेकन बाई फैब्रिक। तो जो पिकअप होता है कि जो कपड़ा केमिकल ले रहा है या जो एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको हम पिकअप बोलते हैं, केमिकल पिकअप। और ये जो परसेंट में एक्सप्रेस किया जाता है, लो पिकअप लीड्स टू लेस केमिकल ऑन द फैब्रिक दस कॉजिंग इम्प्रॉपर साइज रिमूवल। यदि पिकअप कम होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि साइज रिमूवल भी कम होता है। हाई पिकअप लीड्स टू मोर कंजम्पशन ऑफ केमिकल देन रिक्वायर्ड एंड वेस्टेज ऑफ केमिकल। तो यदि हाई पिकअप होता है तो उससे केमिकल का वेस्टेज भी होता है। और ऑल द अबव पैरामीटर्स आर टू बी कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड बाई ऑपरेटर वाइल मशीन इज रनिंग। जब आपकी मशीन चल रही होती है तो जो हमारा ऑपरेटर होता है वो सारे पैरामीटर्स को मॉनिटर करता रहता है। और नेक्स्ट होता है वेरीफाई ऑल द अबव सेट पैरामीटर इन द पैनल बोर्ड वाइल द मशीन इज वर्किंग। जब आपकी मशीन चल रही है तो जो पैरामीटर आपने सेट किए थे उनको आप वेरीफाई करते रहेंगे वो एक्चुअल में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। वेरीफाई दैट द केमिकल डोजिंग इज टेकिंग प्लेस प्रॉपरली। हम देखते हैं और चेक करते हैं कि जो केमिकल डोजिंग हम कर रहे हैं वो प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। और हम इंश्योर करते हैं कि जो फैब्रिक हमारा डिसाइज हो रहा है तो वो
डिसाइजिंग के पहले प्रॉपर तरीके से सूखा हुआ हो और हम कंटिन्यूसली जो हमारा आउटलेट बैच होता है वहाँ पर भी चेक करते रहते हैं। गैस अब आता है मशीन क्लीनिंग, मतलब डिसाइजिंग मशीन की क्लीनिंग किस तरीके से करनी चाहिए। रिमूव रेगुलरली एक्यूमुलेटेड डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम द मशीन। तो सिंपल सी बात है, मशीन पर जो भी गंदगी वगैरह होती है, डस्ट होती है, उसको रेगुलरली क्लीन करना चाहिए। और दूसरा होता है क्लीन ऑल दी रोलर्स ड्राई फैब्रिक एट पीरियोडिक इंटरवल। तो जो हमारे रोलर होते हैं उनको टाइम टू टाइम क्लीन करता रहना चाहिए। क्लीन प्रॉपरली मेन केमिकल टैंक, प्रिपरेशन टैंक एंड अदर पाइपलाइंस। और जो हमारा मेन केमिकल टैंक होता है, प्रिपरेशन टैंक होता है, तो वहाँ पर भी हमें क्लीनिंग करनी थी, तो वहाँ पर भी हमें रेगुलर क्लीनिंग करनी चाहिए। और जो हमारी पाइपलाइंस हैं उनकी भी क्लीनिंग करते रहना चाहिए। क्लीन द पैडिंग वेंगल विद वाटर इन एवरी शिफ्ट। और जो हमारा पैडिंग वेंगल होते हैं तो उनकी भी प्लेन वाटर से उनकी क्लीनिंग हर शिफ्ट में करनी चाहिए। कलेक्ट ऑल द वेस्ट एंड स्टोर देम इन ए डेजिग्नेटेड प्लेस। और जो वेस्ट वगैरह होता है तो उसको हमें कलेक्ट करना चाहिए और कलेक्ट करके एक दिए गए स्थान पर उनको स्टोर कर देना चाहिए। तो गाइस इस तरीके से मैंने आपके साथ में डिटेल में डिस्कस किया डिसाइजिंग प्रोसेस के बारे में। तो देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और गाइस यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।